हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस लेबर अटेंडेंट एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। आप सभी जानते हैं प्राकृतिक परिघटनाएं क्या क्या होती है, जैसे पवन है, तूफान है, चक्रवात है, आकाश की बिजलियां चमकती है, भूकंप का आना है। ये सारी चीज़ें प्राकृतिक परिघटनाएं होती है। तो इनसे संबंधित अपना चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर में विशेष रूप से अपन आकाशीय जो बिजली होती है, तड़ित होती है, उसके बारे में जानेंगे और भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे। तो दो अपने ये मुख्य जो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, इनसे संबंधित अपना चैप्टर रहेगा। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत अपन कर लेते हैं। देखो, हाँ, हमेशा की तरह ही एक बेहतरीन कोट्स के साथ इसकी शुरुआत है कि बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। यानी एनवीएस लेब अटेंडेंट पद पर आपको नियुक्त होने के लिए आपको एनवीएस लेब अटेंडेंट जो आपका लक्ष्य है, इसमें आप आधी दूर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है ना। आधा रास्ता है वो आपने पार कर लिया है। अब यहाँ से एग्ज़ाम डेट आपके सामने नहीं आ रही है, परेशान हो रहे हैं, बीच में आप खड़े हैं। ठीक है ना। मंजिल और अपने घर के बीच में आप खड़े हैं और आपके सामने ये चीज़ें जो है, नेगेटिविटी आप पे आ रही है, तो वापस घर लौट जाने के लिए आपको वो फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ जहाँ आप खड़े हैं और यहाँ से आप घर लौट रहे हो, तो जो जो दूरी यहाँ से बीच रास्ते से घर की दूरी है, वही की वही दूरी जो है आपके लक्ष्य तक की पहुँचने तक की दूरी है, वो बराबर है। तो ये आपको फैसला करना है कि आपको वापस घर की ओर लौटना है, यानी कि लक्ष्य से दूर जाना है या लक्ष्य प्राप्ति की ओर जाना है। तो यह आप पे डिपेंड करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी एग्ज़ाम डेट की चिंता किए बिना अपनी स्टडी है उसको जारी रखेंगे और रख भी रहे हैं। अपने लक्ष्य को आप ध्यान में रखें, लक्ष्य आपका ध्यान में रहेगा और लक्ष्य पर कड़ी नज़र आपकी रहेगी। ठीक है। तो आप बिल्कुल अटेंडेंट इस लैब अटेंडेंट के पद पर नियुक्त जरूर होंगे और अपने इस सपने को साकार ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इस लक्ष्य को आप जहन में रखें। ठीक है। ये आपका लेबोरेटरी है जहाँ पर आपको कार्य करना है और एनवीएस में लैब अटेंडेंट पद पर यहाँ पे आपको नियुक्त होना है। ठीक है। इसी के साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। अब देखो, इसमें प्रीवियस ईयर के जो सवाल है वो सारे के सारे सवाल है वो अपन वीडियो के लास्ट में अपन इसमें करेंगे। ठीक है। तो आइए इस चैप्टर की अपन शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो चलिए समझते हैं। ये है अपना चैप्टर कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। ठीक है। तो इसमें इस अध्याय में हम दो विनाशकारी परिघटनाओं के बारे में अपन जानेंगे। तो पहली तो हो जाएगी आपकी तड़ित और दूसरी हो जाएगी आपका भूकंप। इन दो परिघटनाओं के बारे में अपन चर्चा इस पूरे चैप्टर में यही चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें कि तड़ित क्या होती है। तड़ित की अपन बात करें तो तड़ित सिंपल शब्दों में अपन देखें तो तड़ित क्या होती है, जो बारिश के दिनों में जो आकाश में बिजली कड़कती है ना, बिजली, आकाश से बिजली जो कड़कती है, उसी बिजली को यहाँ पे तड़ित नाम दिया गया है। ठीक है ना। ये तड़ित और कुछ नहीं है, ये आकाशीय बिजली है। क्या है भाई? आकाशीय बिजली, बस, और कुछ भी नहीं है। ये आकाशीय बिजली है जो तड़ित के नाम से यहाँ पे जानी गई है। ठीक है। तड़ित के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये क्या है, किस तरीके से प्रकट होती है और कौन कौन से जो इसमें आवेश वगैरह कुछ क्या सिस्टम है जिसकी वजह से ये इतने भयंकर रूप ले लेती है और ये जो है तड़ित जो है मनुष्य को या किसी अन्य प्राणी को भी नुकसान पहुंचाती है, हमारे लिए खतरनाक सिद्ध होती है। तो इससे संबंधित ये बात रहेगी। तड़ित क्या है, ये किस बेस पे काम करती है, जो जैसे मान लो आपने देखा होगा कि जो विद्युत के जो खंभे होते हैं, लाइट के जो खंभे होते हैं, वहाँ पर अगर तार अगर ढीले हो रखे हैं तो वहाँ पे चट चट की आवाज़ आती है और चिंगारियाँ वहाँ पे उत्पन्न होती है। तो ये चीज़ आपने देखी होगी। इसके अलावा
जो आपने सॉकेट में आप प्लग लगाते हो, ठीक है ना, सॉकेट में कोई प्लग चार्जर पॉइंट वगैरह कुछ लगाते हो, वहाँ पे सॉकेट अगर लूज रखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर भी चिंगारियाँ वहाँ पे निकलती हैं। तो ये तो एक छोटे रूप में हो गई, लेकिन इसी को अगर बड़े रूप में कहें, बड़े रूप में इसी का बड़ा रूप जो है वो तड़ित भी एक विशाल स्तर की क्या हो जाती है भाई, विद्युत चिंगारी है। विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही तड़ित है, ठीक है। जो तड़ित है ना, ये आकाशीय बिजली है, ये भी क्या है भाई, एक चिंगारी ही है, जो कि एक विशाल रूप में चिंगारी के रूप में रहती है। पुराने टाइम में क्या होता था कि प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों के कारण को नहीं समझ पाते थे, है ना, और वो लोग क्या कहते थे कि ये तो किसी भगवान का क्रोध है, जो हम पर वो भगवान क्रोध कर रहे हैं और हमें पापों की सजा दे रहे हैं, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। अब वास्तव में हम ये जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है, ठीक है। बादल है, उनमें क्या होगा भाई, आवेश एकत्रित होगा, उससे तड़ित जो है वो पैदा हो जाती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए। तड़ित है बिजली जो है, आकाशीय बिजली है, कड़कती है, उससे हमें डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए आपको सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए, ठीक है। इनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन देख लेते हैं कि चिंगारियों के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी प्राप्त की थी। तो देखें, चिंगारियां जो है ये 600 ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी ये जानते थे कि जब एम्बर, एम्बर एक प्रकार की कोई राल है, एम्बर को फर से जब रगड़ा जाता है तो ये क्या है, बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है, ठीक है। एम्बर एक कठोर सा कोई ऐसे छड़ जैसा पदार्थ होता होगा, तो उसको आप फर से जैसे रगड़ते हैं ना, तो एम्बर और ये दोनों चीज़ें जो है आवेशित हो जाती है। एम्बर तो नेगेटिव चार्जेस होगा, यानी उस पर ऋणात्मक आएगा, और फर पे आपका प्लस पॉइंट आ जाता है, मतलब धनात्मक आता है किस पे, फर पे। तो ये चीज़ भी आप याद रखें। और ये आवेशित हो जाता है, और ये जो एम्बर है ये बाल जैसी छोटी संरचनाएं जो होती है ना हल्की, उन वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। आपने देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिएस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं, देखा ही होगा, महसूस भी किया होगा। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब ये अंधेरे कमरे में आप वस्त्र बदल रहे हैं, उतार रहे हैं, तो आपने चट चट की ध्वनि के साथ चिंगारियाँ जो है वो भी देखी होगी। कंबल में भी आपने, कंबल ओढ़ते समय आपने देखा होगा चट चट की ध्वनि निकलती है और चिंगारियाँ उत्पन्न होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी है। और इन्हीं चीज़ों के बारे में जो आपके यूनानी थे वो 600 ईसा पूर्व से भी पहले टाइम में ये जान चुके थे ये चीज़ें, ठीक है। तो ये इसमें आगे अपन देख सकते हैं कि 1752 में अमेरिकी विद्वान कौन थे भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अंडरलाइन कर लेना इसको। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये दर्शाया, कब दर्शाया, 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, ठीक है। अच्छा, जो तड़ित है वो क्या है, वो और कुछ भी नहीं है। जो अभी आपने देखा है कि वस्त्रों में जो चिंगारियाँ उत्पन्न होती है, वही की वही चिंगारियाँ जो है वो आपकी क्या है, आपकी तड़ित है। आकाशीय बिजली भी वही परिघटनाएं होती है। परंतु इस तथ्य को साकार होने में कितना टाइम लग गया भाई, 2000 वर्ष का समय इसमें लग गया था ये चीज़ साकार होने में, ठीक है। तो अब ये बूझो है, इसको आश्चर्य हो रहा है यहाँ पे। ये आश्चर्य क्या कह रहा है कि मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस समानता को ज्ञात करने में इतने वर्ष क्यों लगे। वर्ष लगने का कारण क्या है कि वैज्ञानिक खोजें जो है वो बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम होते हैं, ठीक है ना। बहुत टाइम बीत जाता है, उसके बाद जो है जो खोजें हैं, वैज्ञानिक की खोजें जो होती है वो पूर्ण हो पाती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है कि अब हम इसके जो गुण होते हैं, आवेश, इनके गुण होते हैं भाई, आवेश कौन कौन से गुण होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इससे संबंधित अपन चर्चा करेंगे, है ना। हम ये भी देखेंगे कि ये आकाश में तड़ित से किस प्रकार से संबंधित है।
तो आवेशों के प्रकार और इनकी जो अनोन्य क्रिया है वो क्या क्या रहने वाली है, इससे संबंधित अपन जान कर लेते हैं। आइए देखें कि यहाँ पर अपन देख सकते हैं। देखो आवेश जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आवेश होते हैं? दो प्रकार के। तो विद्युत आवेशों की जो प्रकृति है ना, इसको समझने से पहले एक क्रियाकलाप करते हैं अपन। और क्रियाकलाप करने से पहले आप उस गेम को याद करें जो आपने खेला होगा, कि आपने देखा होगा कि स्केल जो है ना, स्केल को अपने सूखे बालों पे आपने रगड़ा होगा, और उसके बाद स्केल को सूखे बालों में रगड़ने के बाद उसी स्केल को छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास आपने ले जाया गया था। उसके बाद वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े जो है स्केल पे चिपक जाते हैं। तो ये कैसे होता है, क्या क्यों हुआ इसका कारण हम इसमें जानेंगे, ठीक है। हाँ, तो जो प्लास्टिक का जो पैमाना है यानी स्केल है, उसके द्वारा छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित कर लिया गया। तो इसका कारण क्या था, है ना, वो अपन जानेंगे इसमें। तो ये रगड़ द्वारा आवेशन का ही एक प्रकार था, जिसमें कागज़ के टुकड़े जो है स्केल से आकर्षित हो जाते हैं। तो रगड़ द्वारा आवेशन से संबंधित अपन देखें तो इसमें ये क्रियाकलाप करें कि बॉल पेन की जो खाली रिफिल लीजिए, इसे तेज़ी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़कर इसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाइए। और इतनी सावधानी आपको रखनी है कि उसका रगड़ा गया सिरा जो है आपके हाथों से टच ना करें, या किसी भी धातु से आप टच नहीं करें, है ना। तो क्रियाकलाप को छोटी अलग अलग जैसी चीज़ें जो सूखी पत्तियां हैं, भूसा है, सरसों के दाने हैं, इन सभी के साथ अलग अलग आप इनको दोहरा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपन देखें, हाँ, तो ये दोहरा सकते हैं। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं ना, तो ये कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं, तब ये भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी क्या हो जाते हैं भाई, आवेशित हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है क्या कि वो केवल वो क्या कहते हैं इसकी, रिफिल और प्लास्टिक ही आपकी क्या होती है भाई, आवेशित होती है, ऐसा नहीं है। इसमें पॉलीथीन और बाल भी जो है वो आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सारणी दे रखी है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी चीज़ है वो आकर्षित होती है और आवेशित भी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो, ये रिफिल है, ठीक है, रिफिल तो होती है आवेशित, ये आकर्षित भी होती है और आवेशित भी होगी। गुब्बारा, पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र ये भी होंगे ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन स्टील का चम्मच है ना, ये नहीं होगा, ये आकर्षित भी नहीं होगा और आवेशित भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आवेशों के प्रकार और इनकी अनोन्य क्रिया यहाँ पे दे रखी है। तो अब इसके लिए अपन दो क्रियाकलाप यहाँ पे करते हैं। तो पहला क्रियाकलाप क्या है, देखिए पहला क्रियाकलाप है जिसमें गुब्बारे हैं, गुब्बारों को रगड़ करके अपन इनको छोड़ते हैं, ठीक है ना, रगड़ के। जैसे दो गुब्बारे, इन्हें इस प्रकार से लटकाएं कि ये स्पर्श ना करें, एक दूसरे को क्या नहीं करें भाई, स्पर्श ना करें। और दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। ऊनी कपड़े से रगड़ा और छोड़ दिया तो क्या होगा, ये दोनों गुब्बारे ये इस दिशा में जा रहा है और ये इस दिशा में, यानी इनमें आकर्षण नहीं हो रहा है, इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है, इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है। दूसरी बार जब देखते हैं तो ये एक देखो, ये कोई प्लास्टिक की रिफिल है जिसको घर्षण रगड़ करके फिर गिलास में डाल दिया गया है, और दूसरी रिफिल को इसको टच करते हैं, दूसरी वाली रिफिल है उसको भी प्लास्टिक से घस करके रगड़ करके इसके पास समीप लाते हैं। तो ये भी क्या होती है भाई, दूर दूर जाती है, यानी प्रतिकर्षित होती है, ठीक है ना। रिफिल है और रिफिल को रिफिल से टच करते हैं,
यहाँ पर भी क्या था, गुब्बारा था, गुब्बारे को गुब्बारे से टच किया, यानी समान समान को जब टच करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं भाई, समान समान को टच करते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। जबकि असमान चीज़ों को आपस में टच करते हैं या घर्षण के द्वारा इनको संपर्क में लाते हैं तो ये क्या करता है, इनमें आकर्षण होता है, इनमें क्या हो जाता है भाई, आकर्षण होगा। ठीक है, कैसे होगा ये देखो, ये दूसरा एक एग्जाम्पल और है ये गिलास है और इसमें ये आवेशित आपकी प्लास्टिक की आपके ये कह सकते हैं पाइप है प्लास्टिक की। ठीक है, दूसरा है आपका गुब्बारा है। ठीक है, एक तो रिफिल है और एक गुब्बारा है। जब इन दोनों को समीप लाया जाता है तो इनमें क्या होता है, ये पास पास आ जाती है, इनमें आकर्षण होता है। ठीक है, देखो गुब्बारे गुब्बारे थे ना, सेम सेम थे तो प्रतिकर्षित हुए। यहाँ पर रिफिल रिफिल थी तो यहाँ पर भी प्रतिकर्षित हुई। लेकिन इस एग्जाम्पल में देखें तो एक तो आपका गुब्बारा था, दूसरी रिफिल थी, तो दोनों में क्या होगा भाई, आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, दोनों में आकर्षण हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखें। इन परीक्षणों का सारांश अगर देखें तो ये सारांश आपके सामने निकल करके आता है, जिसमें आप देखें कि पहला सारांश है कि एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या किया था, प्रतिकर्षित किया था। और एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया था। तीसरा क्या है कि आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को क्या किया है भाई, आकर्षित किया। समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पर क्या था, पहला क्या था, आवेशित गुब्बारा था और आवेशित गुब्बारा था, दोनों समान चीज़ें हैं और दो समान चीज़ों में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है ना, दो समान चीज़ों में हमेशा प्रतिकर्षण होगा। और यहाँ पर देखो रिफिल है और ये भी क्या है, रिफिल है, समान है तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। और असमान जहाँ होगा ना वहाँ पर आकर्षण होगा। देखो ये एक आवेशित गुब्बारा है, दूसरा आवेशित रिफिल है। रिफिल और गुब्बारा जो है आपस में क्या होगा भाई, आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, आकर्षित हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। यहाँ से सवाल बनने के चांसेस आपके ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके सवाल बनने की निश्चित रूप से आपकी संभावना है, तो इन चीज़ों को आप विशेष रूप से ध्यान दें। यह क्या इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है? बिल्कुल है। क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि आवेश जो है आपका दो प्रकार का होता है? बिल्कुल दो प्रकार का होता है। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि सजातीय, समझ रहे हो, सजातीय, सजातीय समझ रहे हो, मतलब एक समान सजातीय आवेश जो होते हैं, यानी एक ही प्रकार के आवेश जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय यानी भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, 2 से 3 बार आपकी पूछा जा चुका है और अलग अलग एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है कि मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश जो है अर्जित किया जाता है। तो याद रखें कांच धन, ठीक है ना, कांच के अंदर आपको धन दिखाई दे रहा है, यानी कांच है वो धनावेशित होता है, कांच की छड़ जो है वो धनावेशित हो जाती है, यानी एक कांच है उसमें आपको धन दिखाई दे रहा है, माया दिखाई दे रही है, धन जो आपके हाथ नहीं आने वाली है। कांच में दिखाया हुआ धन जो है किसी व्यक्ति को हाथ में नहीं आता है, तो कांच में धन आप याद रखें। ठीक है, कांच में धन दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार जो आपकी कांच की छड़ है वहाँ पे धनावेश होगा और आपकी जो रेशम का जो कपड़ा है वहाँ पर आपका कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। ये देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रो के निकट लाया जाता है तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। बिल्कुल होगा, क्योंकि जो प्लास्टिक का स्ट्रो है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, और ये जो कांच की छड़ है ये प्लस है, तो प्लस और माइनस में हमेशा क्या होगा, आकर्षण ही तो होगा, आकर्षण होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रो
पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? आपका ये अनुमान है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋणावेश होना चाहिए, तो सही है, बिल्कुल ऋणावेश ही होगा। अब ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थितिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते हैं, जबकि गति करते हैं, जब आवेश गति करते हैं, है ना, तो विद्युत धारा बनती है। आवेश जब गति करेंगे ना तो विद्युत धारा बनेगी। तो वही तो है जिसकी वजह से क्या होता है, किसी परिपथ में क्या है, विद्युत बल्ब है वो चमकने लगता है, जलने, जैसे हम कहते हैं बल्ब जल रहा है, बल्ब चमकने लगता है, अथवा तार गर्म हो जाता है। वो और कुछ नहीं है, वो आवेशों का प्रवाह है, ठीक है ना। आवेश के प्रवाह की दर ही क्या होती है, विद्युत धारा होती है, ठीक है। तो जो गतिशील होता है आवेश, तो वो क्या होती है भाई, विद्युत धारा होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि क्या हम आवेश का स्थानांतरण भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए देखो, एक ऐसा आपको जार लेना है, ये आपको क्रियाकलाप है, ठीक है। जार लिया, इस पे प्लास्टिक का गत्ता रखा है, ठीक है। उसके बाद ये आपको एक क्लिप लेना है, ठीक है ना, क्लिप लेनी है। ये क्लिप है, पेपर क्लिप जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। पेपर क्लिप का एक सिरा जो है खोल करके बिल्कुल इसको लंबवत इसमें एंटर करवा देना है। इस कागज़ के टुकड़े के कागज़ का जो आपके जो टप्पा जो लिया है, इसके अंदर से इसको प्रवेश करा करके इसके अंदर आपको जार में डाल देना है। और यहाँ पर आपको ये जो यहाँ पे पट्टियाँ दिखाई दे रही है ना, ये एल्यूमिनियम की पट्टियाँ हैं, ठीक है ना। ये 2 पट्टियाँ यहाँ पे लटका देनी है। और अब यहाँ पर ये जो रिफिल है, ये आपको आवेशित रिफिल यहाँ पे टच करना है। तो जब ये इस पे टच होगी तो ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगी, यानी ये दूर दूर जाएगी। तो इससे ये हम पता लगा सकते हैं कि ये आवेशित है या नहीं है। आवेशित है तो ये अपना प्रभाव दिखाएगी, और आवेशित नहीं है तो ये एक जगह अपनी स्थिति में ही रहेगी, और जो इनकी मूल स्थिति है वहीं रहेगी, कोई परिवर्तन इसमें शो नहीं होगा। तो इस चीज़ से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ आवेशित है और कौन सी चीज़ आवेशित नहीं है। तो इस जुगाड़ को अपन क्या कह सकते हैं, इसको विद्युतदर्शी, सरल विद्युतदर्शी से कह सकते हैं, ठीक है ना। सरल विद्युतदर्शी इसे कहा जा सकता है। इस क्रियाकलाप को आप पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। तो यही चीज़ इसमें से निकल करके आएगी, तो ये आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपका क्रियाकलाप रहेगा। अब देखो एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो क्लिप है ना, ठीक है ना, ये वाली जो क्लिप है पेपर क्लिप, इसके माध्यम से इस जो रिफिल का आवेश है वो, ये एल्यूमिनियम की पत्तियाँ हैं, ये इसका आवेश प्राप्त कर लेती है। तो इस आवेश का स्थानांतरण ही तो हो रहा है। यहाँ पर रिफिल का आवेश इस क्लिप पर आया और क्लिप के द्वारा इन एल्यूमिनियम की पत्तियों पर ही पहुँच गया। तो ये क्या हो रहा है, ये आवेश का स्थानांतरण ही तो हो रहा है एक तरह से, ठीक है। तो क्योंकि धातुएं जो होती है ना, वो विद्युत की अच्छी चालक होती है। समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और वे फैल जाती है। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग ये परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार हमें ये ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक के द्वारा भेजा जाता है या भेजा जा सकता है। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिएगा। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे, वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है। पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने, देखो ये वाली जो है ना, ये यहाँ पे आपको क्या करना है, रिफिल को टच नहीं करना है। ये जो क्लिप है, इस क्लिप पे आपको सीधा अपना डायरेक्ट हाथ को टच करना है। हाथ को जैसे ही टच करोगे तो क्या होगा, तो इसमें जो आवेश है ना, वो इन पन्नियों तक जो है, यहाँ तक आवेश नहीं पहुँच पाएगा,
क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि जो इसमें आवेश है ना, वो हाथ के द्वारा जो आप टच करोगे तो हाथ के द्वारा भूमि में चला जाएगा, ठीक है, मनुष्य के शरीर के द्वारा धरती के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसे भू संपर्कन कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, इनमें परिवर्तन होगा, ये वापस सिकुड़ जाएगी, अपनी मूल स्थिति में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आवेश नहीं मिलेगा। तो आवेश जब नहीं मिलेगा, आवेशित नहीं होगी, और आवेशित नहीं होगी तो ये अपनी मूल स्थिति में आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो, हाँ, तो नेक्स्ट पेज पे पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराइएगा। हर बार आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं, पन्नी की पट्टियाँ सिमट जाती है। इसका कारण क्या है? कारण सुनो कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ अनावेशित हो जाती है। अतः, या हम कह सकते हैं किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में अर्थिंग नाम दिया गया है, ठीक है ना, अर्थिंग कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भू संपर्कन की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या है, करंट नहीं लगता है, तो इसके लिए भू संपर्कन की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। तो ये एक अपने लिए इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसके बाद अपन समझते हैं कि तड़ित की मेन जो कहानी है वो क्या है, तड़ित की कहानी क्या है। तो आइए तड़ित की कहानी अपन समझ लेते हैं। तड़ित आप जानते ही हैं, आकाशीय बिजली को कहा जाता है। और ये क्या है और क्यों उत्पन्न होती है, इससे संबंधित भी अपन यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक डायग्राम आप देखें। इस डायग्राम से ही आपके सवाल बन जाता है, और बना हुआ भी है, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये डायग्राम है, यहाँ पर आप देखें कि जो है बादलों के जो ऊपरी सिरे हैं, यहाँ पर आपके जो है पॉजिटिव चार्जेस यानी धनात्मक आपको आयन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, धनात्मक आयन दिखाई दे रहे हैं। और बादल के जो निचले सिरे हैं, यहाँ पर आपको नेगेटिव यानी ऋणात्मक आयन दिखाई दे रहे हैं। और ये आपका धरती है, धरती के पास क्या दिखाई दे रहे हैं, प्लस दिखाई दे रहे हैं। धरती के पास आपको धन दिखाई दे रहा है, धनावेश, ठीक है, धरती से धनावेश दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आप डायग्राम को ध्यान में रखें, है ना। देखो, प्लस सबसे ऊपर प्लस, माइनस, और धरती के निकट भी प्लस। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है विद्युत विसर्जन, ठीक है, जिसके द्वारा ये तड़ित है, इसका निर्माण होता है। आकाशीय जो बिजली होती है उसका निर्माण होता है। देखो, यहाँ से अपन पढ़ते हैं कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती है। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है एक प्रक्रिया द्वारा, जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझा सकें। उस प्रक्रिया के द्वारा बादलों के ऊपरी किनारों के निकट धनावेश एकत्रित हो जाता है, और तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारों पर, जो कि अभी हमने डायग्राम देखा है, वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। धरती के निकट भी धरती से धनावेश का संचय होता है। धरती के निकट भी क्या होता है भाई, धनावेश, धरती ध से धनावेश। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है, तो वायु जो विद्युत की कुचालक होती है यानी हीन चालक होती है, वो आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती है। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियाँ जो है वो उत्पन्न होती है, और इनके साथ ही साथ क्या उत्पन्न हो जाती है, ध्वनि भी उत्पन्न होती है, और इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहा जाता है, ठीक है। प्लस और माइनस जो है आपस में टकराते हैं,
और चमकीली धारियाँ उत्पन्न होती है और ध्वनि भी उत्पन्न होती है, जिससे हमें आकाशीय बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और जो है इसकी बिजली की गड़गड़ाहट भी सुनाई देती है। तो इस प्रकार का ये कंसेप्ट रहता है और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहा जाता है। और ये जो चित्र है आप देख सकते हैं, ठीक है, यह आवेश के संचयन से तड़ित का होना, यह आपका चित्र है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया किन किन के बीच में होती है। देखें जरा, हाँ, तो विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच भी हो सकती है या फिर बादलों और पृथ्वी के बीच भी हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति बिजली से या तड़ित से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं। मूल परिघटना क्या है इसको अपन समझ सकते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तथापि तड़ित गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। अतः हमें अपने बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक होते हैं, ठीक है ना। कि बिजली जब पड़ती है, गिरती है, तो हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से उपाय हैं, उन उपायों से संबंधित अपन चर्चा करते हैं। तड़ित से सुरक्षा किस प्रकार से, हम अपनी सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। तड़ित एवं झंझावत गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए कि गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी होती है। जैसे ही आपको गरज सुनाई देती है तो आप किसी सेफ स्थान पर चले जाएं। दूसरा है अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर आपको प्रतीक्षा करनी। जहाँ पर सुरक्षित स्थान पर आप बैठे हुए हैं, वहाँ से बाहर निकलने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि अब गड़गड़ाहट की आवाज़ नहीं आ रही है और ये अंतिम आवाज़ थी। अब जो है बिजली चमकना या कड़कना रुक चुकी है। इस चीज़ का पूर्ण रूप से निर्णय करने के बाद ही आप सुरक्षित स्थान से बाहर निकलें। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट आपके सामने आता है कि सुरक्षित स्थान का पता लगाना कैसे लगा सकते हैं। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है, कोई मकान या कोई भवन है ना, तो वो आपके लिए सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद होने पर भी आप अपने आप को क्या कर सकते हैं भाई, सुरक्षित कर सकते हैं। बस या कार की दरवाजे और खिड़कियाँ जब आप बंद कर लेते हैं तब भी आप सुरक्षित हैं। अब देखो, जो बिजली पड़ती है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो जब आप बाहर में हैं, खुले में हैं, तब क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य तो मशीनें, खुली कार, ये सुरक्षित नहीं होती है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। और यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिएगा। छोटे छोटे जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके नीचे आप शरण ले सकते हैं। बड़े वृक्षों के नीचे शरण लेना आपके लिए सुरक्षित नहीं होता है। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहाँ कोई शरण स्थल ही नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी पर, तो बिल्कुल सुनसान इलाके में जाकर के आप, जहाँ पर कोई भी वृक्ष ना हो, तो वहाँ पर खड़े रहें और ज़मीन पर लेटे नहीं, ठीक है ना, ज़मीन पर ना लेटे बल्कि ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाए। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच में रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे। यानी इस चीज़ से आप अपने आप को बचाव आप कर सकते हैं। कैसे बैठना है, सिमट करके, ये पोजीशन आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको बैठ जाना है। तड़ित के समय सुरक्षित स्थिति यही होती है, ठीक है। तो ये तो हुआ आप जब घर से बाहर हैं तब आप इस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। लेकिन जब आप घर के अंदर हैं तो किस प्रकार से आप बचाव करेंगे, कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। तो घर के भीतर देखो कैसे,
तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु की पाइपों पर आघात कर सकती है। क्या आपको याद है कि तड़ित एक विद्युत विसर्जन है? बिल्कुल है। तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। जो तार होते हैं बिजली के या टेलीफोन के, इन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु ये बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तार युक्त फ़ोन से आपकी बात सुन रहा हो। मान लीजिए आपके पास तो मोबाइल फ़ोन है, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो व्यक्ति अगर तार वाले टेलीफोन का यूज़ करता है तो उस पर आपको कॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तड़ित का उन्हें खतरा हो सकता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। इस समय आप स्नान भी नहीं करना चाहिए आपको। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से बाहर निकाल देना चाहिए। और विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, इनको आप जलाए रख सकते हैं, इनसे कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, इन चीज़ों को आप जलाकर रख सकते हैं। अब तड़ित चालक क्या होता है? तड़ित चालक, तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु, जो भवन है, मान लो भवन यहाँ तक है, तो यहाँ से इतनी लंबाई का जो एक आपको लेना है, किसी धातु की छड़ लेना है, स्थापित कर दी जाती है। धातु की छड़ जो है वो स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा तो ऊपर खुला होता है वायु में, और दूसरा सिरा जो है ज़मीन में काफ़ी गहराई तक दबा दिया जाता है। ठीक है, तो अभी चित्र भी इसका देखेंगे, 12.7 इसका चित्र है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। धातु की छड़ आवेश, विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ इस सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मैं युक्ति भी दिखा देता हूँ। तड़ित चालक कैसे, देखो ये रहा आपके सामने। देखो ये आपका एक भवन है, कोई भी मकान है, घर है। ठीक है, तो इस घर के सबसे ऊपरी सिरे में देखो, यहाँ पर ये जो है आपका, ये जो है तड़ित चालक युक्ति यहाँ पे लगा दी गई। कोई भी लोहे का है ना, किसी भी धातु का एक आपके ये एंगल लिया और इस घर से अधिक ऊंचाई पर ये स्थापित किया, और ये देखो नीचे जो है कहाँ तक जा रहा है, ये नीचे ज़मीन में जा रहा है। देखो नीचे जो है ये ज़मीन के अंदर यहाँ पे जा रहा है, और ये यहाँ पर तांबे की प्लेट जो है यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ तक ये जो धातु की जो छड़ है वो लगा रखी है। अब इससे क्या होता है, ये भवनों की रक्षा करता है। जब बिजली जब इस पर गिरेगी ना, तो इसके माध्यम से इस बिजली का आवेश है वो निरावेशित हो जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। अर्थिंग जिसे अपन कह सकते हैं, उससे इस घर को क्षति नहीं होगी। और तड़ित जो है इसके द्वारा तड़ित के प्रभाव को कम कर सकते हैं, या तड़ित का प्रभाव इस घर पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है जिसके द्वारा तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो आपका तड़ित का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। ये तड़ित चालक आप देख सकते हैं। अब आपका जो दूसरा जो परिघटना है वो आती है भूकंप। भूकंप क्या होता है, आइए भूकंप के बारे में जान लेते हैं। भूकंप नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, भू यानी होता है भूमि, कंप यानी होता है कंपन, यानी भूमि का जब कंपन होता है, यानी धरती जब कंपायमान होने लगती है, ठीक है, अपने स्थान से हिलने डुलने लगती है, कंपन करने लग जाती है, तो इसी को भूकंप कहा जाता है। ये चीज़ आप जानते हैं। आपने अभी तक तड़ित झंझा तथा तड़ित के विषय में अध्ययन किया है। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती है। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं, है ना। कुछ हद तक इनकी भविष्यवाणी अपन कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में भी चेतावनी दे सकता है।
किसके बारे में? केवल और केवल तड़ित जंजा इनसे संबंधित, बारिश से संबंधित जानकारी दे सकता है, लेकिन जो अपना भूकंप है ना, इसकी भविष्यवाणी अपन नहीं कर पाते। यदि तड़ित जंजा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है और हम समय रहते इनसे बच सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जो आपका भूकंप होता है, इसकी कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर पाते हैं वैज्ञानिक लोग, तो इसका हम पूर्व अनुमान नहीं होता, तो हम बचने की जो संभावना है वो नहीं के बराबर हो जाती है। और अभी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर भूकंप आया है हमारे देश में, वो चीज़ भी अभी अपन देखने वाले हैं। तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक विकसित नहीं कर पाए हैं, और ये है भूकंप। भूकंप के बारे में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते मेरे साथ। यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर जो है जनजीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है ना, संपत्ति यानी जो भवन बने होते हैं, घर बने होते हैं, उनको भी ध्वस्त कर सकता है। इस डेट को आप याद रखें कि 8 अक्टूबर 2005 8 अक्टूबर 2005 को भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। और इससे पहले गुजरात का जो भुज जिला है, भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिससे काफ़ी क्षति हुई थी, नुकसान हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। अब देखो, इसका चित्र भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, भूकंप के बाद किस प्रकार से भवन है वो गिर चुके हैं और काफ़ी नुकसान यहाँ पे हो चुका है। तो ये है कश्मीर में जो भूकंप आया था, उसकी तस्वीर यहाँ पे आपके बुक में दे रखी है। देखो, भूकंप क्या होता है इसके बारे में अपन जानकार लेते हैं। भूकंप क्या है? भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, बहुत ही कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। ये या तो पृथ्वी का कंपन है या कोई झटका होता है। ये पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर की गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। जो भूपर्पटी है ना, इसकी परत होती है, इस परत में कोई ना कोई गड़बड़ी होती है। इसकी गहराई जो है, इस गहराई में गड़बड़ी के कारण जो है यहाँ पर ये भूकंप जो उत्पन्न होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि भूपर्पटी को क्रस्ट कहते हैं। इसको क्रस्ट CRUST कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। हाँ, तो भूपर्पटी है, इसकी जो भीतरी गहराई है ना, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी जब होती है तभी भूकंप जो है उत्पन्न होता है और भूकंप आता है। धरती डोलायमान होने लगती है। भूकंप वैसे देखा जाए तो हर समय सब जगह आते रहते हैं, हर समय सब जगह आते रहते हैं। लेकिन होता क्या है, इसमें क्या है कि भाई हर समय आता रहता है, लेकिन इसको नोटिस नहीं किया जाता है। प्राय इसको नोटिस नहीं किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। विशाल भूकंप जो है वो बहुत कम होते हैं। ये भवन, पुल, बांध तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़ आ सकती है, भूस्खलन हो सकते हैं, सुनामी जैसे जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आ सकती है। अब देखो, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्तीय जो क्षेत्र थे, वहाँ पर अपार हानि हुई थी। वहाँ पर क्या हुई थी भाई मेरे साथियों? अपार हानि यहाँ पर हुई थी। ठीक है, हाँ, तो ये आपका हुआ भूकंप। अब देखो, अब इसमें क्या करना है आपको कि ये भूकंप आने के कारण क्या है, भूकंप क्यों आता है, इसका कारण जानते हैं। आइए, तो इसका कारण जानने के लिए आपको क्या करना है
इसमें देखो ये जो आपका, हाँ देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरी दादी ने मुझे बताया था, ठीक है। वो जो ये कह रहा है कि मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है तथा जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। क्या ये कैसे सत्य हो सकता है? तो ये प्राचीन धारणाएं हैं, जो किंवदंतियाँ होती है, जो लोक प्रचलन में जो बातें होती हैं, अपने जैसे जी में आई वो बातें कर लेते हैं, तो वो उस प्रकार की सुनी सुनाई चीज़ें होती हैं। देखो प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का जो सही कारण है वो नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसे भूजों की दादी ने सुनाई थी उस द्वारा व्यक्त की जाती है। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं जो है प्रचलित थी। पहली के बाद भूजों के बाद पहली क्या कह रही है? पहली यहाँ पे कह रही है पृथ्वी के अंदर भूकंपन के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर जो है वो भूमि में कंपन क्यों होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं। तो चलिए अब जान ही लेते हैं। अब हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई में गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहा जाता है, ठीक है। भूपर्पटी कहा जाता है, ठीक है। क्रस्ट कहा जाता है। भूपर्पटी को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ये चीज़ हो जाएगी आपकी क्रस्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये आप डायग्राम आप देख सकते हैं। भूपर्पटी है, ये सबसे ऊपरी परत है, ये क्रस्ट है, फिर ये प्रावार है, फिर ये बाह्य क्रोड है और उसके बाद आंतरिक क्रोड। ये आपकी पृथ्वी की संरचना है, ठीक है। तो अब देखना, पृथ्वी की ये परत एक खंड में नहीं होती है। ये परत जो है ना, ये बिल्कुल एक खंड में नहीं होती है, ये टुकड़ों में विभाजित होती है और प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहा जाता है। प्रत्येक जो टुकड़ा है उसको क्या कहते हैं? प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है और जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर करती है तो टक्कर के कारण क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। तो इसके कारण क्या होता है भाई, भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। वे प्लेटें हैं आपस में टकराती है या एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इससे भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ जो होता है ना, ये पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है। देखो ये जैसे प्लेट है इसकी, ठीक है, ये प्लेट है, इसको यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है। जैसे यूरेशियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, ठीक है। ये पृथ्वी की प्लेटें होती हैं अलग अलग, ठीक है। ये रही प्लेटें। तो यहाँ पर देखो ये जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, विक्षोभ उत्पन्न होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये टकराती हुई प्लेट है, यहाँ पर आपस में क्या हो रही है, टकरा रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रगड़ खा रही है एक दूसरे से, ठीक है। ये रगड़ खा रही है प्लेटें। तो इन दोनों चीज़ों से क्या होता है, यहाँ पर भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और यही है भूकंप का कारण होता है, ठीक है ना। इसी के द्वारा भूकंप आता है। अब अपन देखें कि यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं? देखिए बूझों ने बहुत ही शानदार सवाल यहाँ पे किया है कि भविष्यवाणी की जा सकती है क्या भूकंप की। यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सके। तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। पहली कह रही है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि भूमिगत विस्फोट जो होते हैं उनसे भी भूस्पंद उत्पन्न हो सकता है और जो है भूकंप उनसे भी उत्पन्न हो सकता है। पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्का पिंड के
पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, 3 कारण यहाँ पे बताए हैं कि ज्वालामुखी के फटने, उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराने या भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी ये भूस्पंद जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकांश जो भूकंप होते हैं ना वो पृथ्वी की प्लेटों पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है कि अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण ही आते हैं। ये चीज़ विशेष हो जाती है, पृथ्वी की प्लेटें जो है इन्हीं की वजह से अधिकतर भूकंप आते हैं। भूकंप प्लेटों की गतिविधियों यानी गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है, जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना, यहाँ से सीधा सीधा सवाल आपको बन सकता है। भारत के अति सूक्ष्म अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कौन कौन से हैं? अंडरलाइन करना, कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान, सिंध गंगा, इनके मैदान। तो ये है, अंडरलाइन करना, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा बिल्कुल। दक्षिण भारत के कुछ भाग जो है वो भी क्या है भाई, भूकंप के खतरे के क्षेत्र में आते हैं। तो ये देखो डायग्राम के रूप में भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो यूरेशियन प्लेट, तिब्बत का पठार, ठीक है, हिमालय, गंगा का मैदान, माउंट एवरेस्ट, इंडियन प्लेट, ये इस चित्र हिंद महासागर है ना, भारतीय उप महाद्वीप में पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ। अब यहाँ से पढ़ें आप, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। रिएक्टर पैमाना है, ठीक है ना, भूकंप की जो शक्ति है, जो गति है, वो उसको मापने का जो पैमाना है वो रिएक्टर पैमाना होता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है। अभी सिस्मोग्राफ में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, सिस्मोग्राफ, ठीक है, पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंप का रिएक्टर पैमाने पर परिमाण कितना आता भाई? 7 से अधिक। 7 से जब अधिक होता है तो वो अधिक विनाशकारी होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण जो कितना था वो 7.5 से भी अधिक था, इसलिए वो विनाशकारी भूकंप की श्रेणी में निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। कौन सी श्रेणी में आएगा? विनाशकारी भूकंप, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करता है। इंपॉर्टेंट करना है इसको, ये बुक में भी इंपॉर्टेंट किया हुआ है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट जरूर कर लेना कि भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं और इन तरंगों को, जो तरंगे हैं इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहा जाता है। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप लेखी समझ रहे हो ना? भूकंप लेखी मतलब सिस्मोग्राफ है ना। भूकंप लेखी का मतलब क्या होता है? सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है, सिस्मोग्राफ GRAPH, ठीक है, ये होता है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ द्वारा क्या है भाई, इसका रिकॉर्ड किया जाता है। ये उपकरण मात्र एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन करने लगता है। इसके कंपायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा होता है। ये पेन अभी मैं चित्र के माध्यम से दिखाऊंगा पेन कहाँ है, कहाँ जुड़ा हुआ है। ये पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज़ की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं कि भूकंप की
क्षति कहाँ कहाँ पहुँच सकती है और कितनी क्षति यहाँ पे हो सकती है। तो इस चीज़ से ये आपका सिस्मोग्राफ है, इस पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये लोलक लगा है, यहाँ पे ये पेन है, यहाँ पे ये कागज़ है, चार्ट है जहाँ पर ये इसका रीडिंग लेता है। ठीक है, तो ये आपका सिस्मोग्राफ है और इसके द्वारा जो मैप है वो इस प्रकार का मैप जो है बना लिया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा। ठीक है ना, ये वैज्ञानिकों द्वारा मैप ऐसा बना लिया जाता है। भूकंप का चित्र, ये भूकंप का चित्र है यहाँ पर, और ये आपका भूकंप लेखी उपकरण यानी सिस्मोग्राफ है। ठीक है, अब देखिएगा कि विज्ञान में अन्य बहुत से पैमानों की भांति डेसिबल एक अन्य उदाहरण है। रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं होता है। रिएक्टर पैमाना जो है वो रैखिक नहीं होता है, इंपॉर्टेंट करना है इसको, रैखिक नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक नहीं है। 1.5 गुनी अधिक नहीं है। वास्तव में क्या है कि परिमाण जो होता है ना, ये 2 की वृद्धि का अर्थ है। इसमें 2 की जब वृद्धि होती है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें ये 1000 गुना अधिक विनाशकारी ऊर्जा है। इसमें 2 गुना, जो 2 की वृद्धि होती है ना, 4 है और 6 है, तो 2 की वृद्धि यहाँ पे हो रही है, तो इसका अर्थ है 1000 गुनी अधिक विनाश ऊर्जा यहाँ पे होती है। इसलिए 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशकारी जो विनाशी ऊर्जा है 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुना अधिक होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ठीक है, मतलब 2 की वृद्धि है, इसका मतलब 1000 गुना अधिक होती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें, याद रखें। नेक्स्ट आता है कि यह भूकंप से हम बच कैसे सकते हैं, किस प्रकार से बचा जाए। ठीक है, जैसे हमने तड़ित से अपने आप को बचाने की सुरक्षा की थी और अपने आप को सुरक्षित किया था, उसी प्रकार से भूकंप आने की स्थिति में हम अपने आप को कैसे बचाएं। तो भूकंप से बचाव। उपरोक्त चर्चा से हमने सीखा, क्या सीखा? ये सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ठीक है, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, अतः ये आवश्यक है कि हमें हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। भूकंपी क्षेत्रों जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है, उसमें रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए क्या करना चाहिए? विशेष रूप से तैयार रहना चाहिए। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सहन कर सके। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि भूकंप निरापद हो सके। अब देखो पॉइंट देखना, किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना जो है इंजीनियर परामर्श से आप ले सकते हैं। ठीक है ना, योग्य आर्किटेक्ट है या फिर संरचना इंजीनियर, जो भी आपका इंजीनियर होता है, उससे आप परामर्श लेकर के अपना भवन का निर्माण करें, ताकि भाई वो कुछ अच्छे तरीके से बताए कि भाई भूकंप आए तब भी आपके भवन को नुकसान ना पहुंचे। तो इस प्रकार से वो आपको परामर्श दे सकता है। नेक्स्ट, अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग आपको करना चाहिए, जिससे क्या होगा भाई, जो ढांचा अगर गिर भी जाए ना तो आपको क्षति जो है वो ज़्यादा नहीं हो। अलमारियाँ इत्यादि जो है इनको दीवारों के साथ जोड़ना चाहिए, जड़ देना चाहिए, जिससे कि वे आसानी से ना गिरे। ठीक है, और दीवार की जो गड़ी है, फोटो फ्रेम है, या जो गीज़र होते हैं बाथरूम में लगे हुए होते हैं आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी आपको रखनी चाहिए, ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिरे। ठीक है, ऊपर ना गिरे। चूँकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों, विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण हैं कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। और ये अंडरलाइन यहाँ पे कर लेना आप
देखें, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। तो ये रुड़की कहाँ पड़ता है भाई? ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड में है रुड़की। और ये केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना आपके 1947 में की गई थी। ये चीज़ भी आप एक्स्ट्रा ध्यान में रखें। अब अपन देखें कि जब आप लोग घर में हैं और उस समय अगर भूकंप आ गया है तो आप कैसे बचाव करेंगे। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कीजिएगा। आप घर में हैं तब कैसे? जैसे किसी मेज के नीचे आप आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रुके रहें। किसी टेबल के नीचे आप रुक जाए, है ना, टेबल के नीचे छुप जाए। ऐसी ऊंची इमारत या ऊंची तथा भारी वस्तु से दूर रहे जो आप पर गिर सकती है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना कि जो आप पे गिर सकती है, उन चीज़ों से दूर रहें। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का बचाव करें। किसके माध्यम से? तकिए के माध्यम से। और यदि आप घर से बाहर हैं तो कैसे बच सकते हैं? भवनों तथा वृक्ष तथा जो ऊपर जाती विद्युत लाइनें हैं, है ना, भवन, वृक्ष तथा ऊपर जो विद्युत की जो लाइनें होती हैं, तार लगे हुए होते हैं, वहाँ से आप अलग रहें, दूर रहें। किसी खुले स्थान की खोज करें और धरती पर लेट जाएं आप, ठीक है ना, लेट जाएं। देखो, तड़ित के समय लेटना नहीं था, लेकिन यहाँ पर लेट जाए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लेट जाना चाहिए, धरती पर लेट जाए। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकले और ड्राइवर से कहते हैं कि वह सीधे सीधे जो है धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंच जाए। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर आप नहीं निकलना आपको। और इसी के साथ ही आपका चैप्टर है वो फिनिश होता है। और अब देखो, लगे हाथ अपन इस चैप्टर के सवाल भी अपन कर लेते हैं। और देखो, इससे पहले आपने क्या सीखा है, इन सभी पॉइंट्स को आप वीडियो को पॉज करके आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके सीधे सीधे सवाल बनते हैं, ठीक है। पूरे चैप्टर का जो है निचोड़ यहाँ से निकल जाता है। इस चैप्टर के सवाल लेते हैं। सबसे पहला देखो, हाँ, 1 और 2 में आपको सही का चयन करना है। देखो, सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबे की छड़, ठीक है, तांबे की छड़ इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ है, देखो कांच की छड़ है, रेशम के, कांच में धन आपको दिखाया गया था ना, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ जो है वो क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो ख जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने आता है, जिसमें देखेंगे अपन ट्रू फॉल्स वाले हैं। देखो, इसमें आपको क्या करना है, सजातीय जो है, सजातीय आवेश यानी सजातीय यानी प्लस प्लस कह दो या माइनस माइनस कह दो, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्या? आकर्षित, सजातीय आकर्षित करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो पहली चीज़ आपकी गलत हो गई। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्टॉक को आकर्षित करती है, बिल्कुल करती है, तो ये बात सही है। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता, ये कर सकता है सुरक्षा, तो ये बात भी गलत है। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है? नहीं भाई, नहीं कर सकते, ये भी गलत है। केवल एक ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है इसमें, है ना। तो ये तो आपके चैप्टर के जो सवाल हो गए, ये वो लघुतरात्मक है जिनके उत्तर लिखने होते हैं, वो सवाल है। अब आइए अपन चलते हैं सीधे सीधे आपके प्रीवियस ईयर के सवालों की तरफ, ठीक है। हाँ, तो ये देखिएगा आपके सामने, लेब अटेंडेंट, एनवीएस लेब अटेंडेंट 2022 में पूछा हुआ सवाल है। ये 2022 में आपसे पूछा गया था कि ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों में रगड़ने पर बालों में खाली जगह आवेश उत्पन्न हो जाता है, और गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर ऊनी कपड़े में खाली जगह आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इन दोनों में आप आंसर सोच के बताएं, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, पहले आप सोचें, उसके बाद आपको आंसर देखना है इसका। तो इसमें देखो, है ना, कंघी है, बालों में रगड़ने पर बालों में क्या हो जाएगा?
बालों में आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धनात्मक आ जाएगा। और जो है ऊनी कपड़ा है, तो उस ऊनी कपड़े में भी क्या आ जाएगा भाई? पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा, दोनों ही धनात्मक हो जाएंगे। ये इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये सवाल भी देखो, 2022 में ही पूछा गया। 2 सवाल आपसे पूछे गए थे। एनवीएस लेब अटेंडेंट 2022 में ये फिर से पूछा गया था सवाल कि तड़ित झंझावात उत्पन्न होने के समय खाली जगह आवेश मेघों के, ये डायग्राम पर बेस है। वो डायग्राम जो था ना, आवेश मेघों के ऊपरी किनारों पर पास आ जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और भूमि के निकट भी खाली जगह आवेश संचित होते हैं। तो बताइए, भूमि यानी धरती के निकट धनावेश, और आपके सबसे ऊपर क्या है? मेघों के ऊपर भी धनावेश। तो दोनों जगह यहाँ पर भी क्या थे भाई? धनावेश यहाँ पे उत्पन्न हो रहे थे। तो धनावेश ये आपका ऑप्शन सी जो है, यहाँ पर भी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सवाल देखो, कितने सिंपल सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। भारी ज़्यादा 11th-12th में या 10th तक भी आपको घुसने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल 8वीं की जो एनसीईआरटी है, यहाँ से आपके सारे जो प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो वही पढ़ें जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। बाकी जो ज्ञान बहुत सारा है, सारा का सारा ज्ञान आपको नहीं लेना है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको पढ़नी है, और सीधे सीधे इसके जो परिणाम जो है इसका प्रमाण जो है आपके सामने है। जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो एज इट इज़ वही आ रहे हैं जो एनसीईआरटी में कक्षा 8 की बुक में आपको दे रखे हैं। तो ये चीज़ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये 2017-18 में पूछा गया था, ठीक है, कि यदि एक कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाए तथा एक फूले हुए गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाए, तो दोनों में से कौन ऋणात्मक आवेश अर्जित करेगा, ठीक है ना। ऋणात्मक आवेश कौन अर्जित करता है, तो ये तो प्रश्न है, और ये इसके जो है ऑप्शन है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है 4 ऑप्शन: कांच की छड़ और रेशमी ऊनी कपड़ा, रेशमी कपड़ा और रबड़ का गुब्बारा, रेशमी कपड़ा और ऊनी कपड़ा, कांच की रोड और रबड़ का गुब्बारा। तो देखो, रेशमी कपड़ा और रबड़ का गुब्बारा, ये क्या कर लेंगे भाई? ये आपका ऋणावेश जो है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर ऋणावेश अर्जित कर लेंगे। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, और इसकी व्याख्या जो है आप यहाँ पर आप पढ़ें। तो वीडियो को पॉज करके ये संपूर्ण इसकी व्याख्या पढ़ लें, क्योंकि ये वही व्याख्या है जो अपने चैप्टर में हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब देखो, ये तो थे आपके प्रीवियस ईयर के। अब देखो, संभावित प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या है कि आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो कौन सा सही नहीं है? पहला है कि सजातीय एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है ना। आकर्षित नहीं, प्रतिकर्षित करेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, सॉरी बच्चों, अभी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो ठीक तरह से बोला भी नहीं जा रहा है ना। तो बी ऑप्शन इसका है कि वस्तुओं को रगड़ने पर भी उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक आवेश होते हैं। रगड़ने पर तो बिल्कुल स्थैतिक होगा, ये बात ठीक है। और जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ये भी ठीक है। जो अर्थिंग होता है, किसी आवेशित वस्तु का आवेश को पृथ्वी में भेजा जाता है, तो ये भी ठीक है। तो ये बात गलत है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इसकी व्याख्या आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहेगा, तड़ित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला है, धरती के निकट संचित ऋणावेश। ऋणावेश होता है क्या? धरती से धन, ऋणावेश नहीं होगा भाई, पहला ही गलत हो गया। यहाँ पे धरती धन याद रखना आपको। दूसरा, तड़ित उत्पन्न होने की प्रक्रिया विद्युत विसर्जन होती है, बिल्कुल होती है। ये 2 अथवा बादलों और पृथ्वी और बादलों के मध्य हो सकती है, ठीक है। भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पहला गलत है।
पूछा क्या है कौन से सही है, तो 2 और 3 सही है। जहाँ पर 2 और 3 वही ऑप्शन आपका राइट आंसर, 2 और 3 ऑप्शन बी जो है राइट आंसर आपका रहेगा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा। और इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है, बिल्कुल आराम से वीडियो को पॉज करके व्याख्या इसकी पढ़ें आप। पृथ्वी पर है ना कई परतों में बटी हुई है। पृथ्वी जो है ना ये कई परतों में बटी हुई होती है। पृथ्वी जो है कई परतों में बटी हुई होती है। इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी होती है, तो सबसे पहली परत ही है जो क्रस्ट जिसे कहते हैं अपन, भूप्रपटी, ठीक है ना, भूप्रपटी। तो ये परत होती है, ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है इसका राइट आंसर रहेगा, है ना। इसकी व्याख्या आप पढ़ें, बिल्कुल देखो भूकंप लेखी वगैरह इसमें सारी चीज़ें आ गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल होते हैं। प्लेटों की सीमाएं प्लेटों के दुर्बल क्षेत्र होती है, अतः वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है, बिल्कुल अधिक होती है। कश्मीर और कच्छ का रण भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र है, तो बिल्कुल है, दोनों बातें यहाँ पर ठीक है। तो कौन से सही है, सही कौन से, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये एज इट इज़ वही सवाल है जो बुक के सवाल है अपने, एनसीईआरटी बेस्ड है सारे के सारे। फिफ्थ है अपना कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। तो पहला है कि इसके लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। दूसरा है ये पैमाना रैखिक है, देखो रैखिक नहीं है, ये रैखिक नहीं होता है भाई, लीनियर नहीं होता है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, इसमें 2 अंक की वृद्धि का अर्थ होता है लगभग हजार गुणी अधिक विनाशी ऊर्जा, बिल्कुल सही है। पूछा क्या है कौन से सही है, तो पहला सही है और तीसरा सही है। 1 और 3 जहाँ पर है वही राइट आंसर रहेगा, पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये तड़ित से सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि, देखो पहला ऑप्शन आपके सामने कि यदि आप कार या बस से यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेने पर आप उसके भीतर जो है सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल ठीक बात है ना। और यदि आप किसी खुली जगह पर हैं तो आप किसी बड़े वृक्ष के नीचे सुरक्षित रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। बड़ा वृक्ष तो कभी भी आपके ऊपर गिर सकता है, तो ये बात गलत होती है। यदि आसपास कोई वृक्ष न हो तो ज़मीन पर सिमट कर बैठना सुरक्षित होगा, ठीक है, सिमट कर बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सही है। पूछा क्या है उपयुक्त में से असत्य कथन को छांटिए, तो दूसरा जो है वो असत्य है, केवल 2 आपका, ये बी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। ये इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, ठीक है ना। प्यारा साथी, वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी 5 सवाल और हैं, रुके रहें वीडियो में, देखो 5 सवाल और है, देखो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, ठीक है। ये प्रश्न 1 है, इसके उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। पहला ये है प्रश्न आपके सामने, कांच की आवेशित छड़ तथा प्लास्टिक की आवेशित स्ट्रो एक दूसरे को क्या करेगी, बताइएगा, एक दूसरे को आकर्षित कर लेती है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपके सामने 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया, 26 जनवरी याद कीजिएगा, गुजरात के भुज में आया था ना 26 जनवरी 2001 को। नेक्स्ट है भूकंपों का मान रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक या 7 तक होता है तो वो विनाशकारी होते हैं, भीषण भूकंप होते हैं, ठीक है ना, भीषण भूकंप की श्रेणी में आते हैं। फोर्थ है आपका भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कौन से है, कश्मीरी घाट है, पश्चिमी ये हिमालय है, ये है समस्त उत्तर पूर्व है और उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन जो है राइट आंसर रहेगा। आज का अंतिम सवाल है, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। लास्ट अपना सवाल, तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है, तड़ित चालक है, इसका उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, बड़े बड़े भवन हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन है
राइट आंसर हो जाता है। प्यारे साथियों, ये आज का टॉपिक था, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। ठीक है, और मैं फिर कहूँगा, वीडियो वास्तव में अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।